स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था विच प्लेन डिवाइड्स द ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन्स इनटू सुपेरियर और इंफीरियर पोर्शन। यहाँ पर पूछा गया था कि ऐसा कौन सा प्लेन है जो कि ह्यूमन बॉडी को सुपेरियर और इंफीरियर पार्ट में पोर्शन में डिवाइड करने के लिए हेल्प करता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फ्रंटल प्लेन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज सैजिटल प्लेन, ऑप्शन नंबर 3 इज मिडलाइन प्लेन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रांसवर्स प्लेन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसवर्स प्लेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में सारे प्लेन्स यहाँ पर देख सकते हैं। जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है ये बॉडी को सुपेरियर और इंफीरियर में डिवाइड करने का काम करता है। यदि अगर पूछा जाए कि बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने के लिए कौन सा प्लेन यूजफुल होता है तो दैट इज सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन जो है बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने में हेल्प करता है। एंड यदि पूछा जाए कि बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करने के लिए कौन सा प्लेन यूज किया जाता है दैट इज कोरोनल प्लेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ पेशेंट इज बीइंग डिस्चार्ज पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसकी गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी हुई है, तो आफ्टर पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी यदि पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो हमें उसे क्या इंस्ट्रक्शंस देना है, कौन सी डाइट के लिए हम एडवाइस देंगे पेशेंट को। ऑप्शन नंबर first is food rich in vitamin B12, option number second is food rich in vitamin B6, option number 3 is food rich in vitamin A and option number 4 is food rich in vitamin K। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट फूड रिच इन विटामिन B12। हमें यदि पेशेंट की गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी हुई है तो पेशेंट को जो है विटामिन B12 का सप्लीमेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि गैस्ट्रेक्टोमी की कंडीशन में क्या होता है विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें पेशेंट को जो भी फूड दे रहे हैं वो रिच इन विटामिन B12 रहना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पेशेंट में क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का बादल छा जाना, इसकी विशेषता हमें बतानी है। ऐसे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट रहेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सीजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डिमेंशिया, ऑप्शन नंबर 3 इज हिस्टेरिया एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डेलिरियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 डेलीरियम। डेलीरियम वाली कंडीशन में जो है पेशेंट में क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के सिम्टम्स दिखाई देंगे। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को ही ब्रेन फॉग या मेंटल फॉग भी कहा जाता है। इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसमें लैक ऑफ अवेयरनेस के सिम्टम्स दिखाई देंगे। जो भी आउटर एनवायरनमेंट है उससे जो पेशेंट है अवेयर नहीं रहेगा, डिसओरिएंटेशन रहेगा, पेशेंट में ओरिएंट नहीं रहेगा वो अपने आसपास की सिचुएशन से। इस टाइप के सिम्टम्स जो है डिलीरियम में दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉलोइंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया। यहाँ यदि पेशेंट को किसी प्रकार का फोबिया है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम कौन सी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टोकन इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है ये एक प्रकार की बिहेवियर थेरेपी है। इस थेरेपी में जो है हम पेशेंट को जिस भी चीज़ से फोबिया है, फियर है, एंजाइटी है, उस चीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इस टेक्निक की जो है 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज फर्स्ट में पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पेशेंट है उसे किस चीज़ से फोबिया है। सपोज कि पेशेंट को यदि स्पाइडर से फोबिया है तो हम फर्स्ट स्टेज में आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देन स्टेज सेकंड में हम क्या करेंगे, यदि पेशेंट को किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से जो है फोबिया हो रहा है तो हम उसे रिड्यूस करने के लिए, सपोज कि अगर पेशेंट को स्पाइडर से फोबिया हो रहा है तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि जब भी वो स्पाइडर को देख रहा है तो मेडिटेशन करे या कोई
कोई या फिर कोई मसल्स रिलैक्सेशन थेरेपी यूज़ करें। फिर उसके बाद स्टेज 3 में हम देखते हैं कि जो स्टेज 3 में फिर जब हम स्टेज 3 में हम देखते हैं कि यदि पेशेंट के सामने स्पाइडर रहेगा भी तब भी उसे फिर उस चीज़ से डर नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जो है 3 स्टेजेस में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो बिहेवियर थेरेपी है वो पेशेंट को दी जाती है किसी भी फोबिया, फियर एंड एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीजोफ्रेनिया विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोटर डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे टाइप का सीजोफ्रेनिया जिसमें मोटर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो कौन सा सीजोफ्रेनिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज हैबिफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर 3 इज कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया एंड ऑप्शन नंबर 4 इज रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया है इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसमें मोटर डिस्टर्बेंस प्रेजेंट रहता है। 2 टाइप्स के कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया होते हैं, एक होता है कोऑपरेटिव एंड एक होता है नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव वाले में पेशेंट को हम अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो उसे कोऑपरेट करेगा एंड नॉन कोऑपरेट में जो है वो कोऑपरेट नहीं करेगा। कोऑपरेटिव में इसका एग्जांपल जैसे अगर हमने पेशेंट को कोई पोस्चर बनाने के लिए बोला है तो कंटिन्यू वो उसी पोस्चर में खड़ा रहेगा। अगर हम उसे बोल देंगे कि अपना पोस्चर चेंज कर लो तो उसके बाद भी जो है पेशेंट वही पोस्चर बना के खड़ा रहेगा। एंड नॉन कोऑपरेटिव ऐसी कंडीशन रहेगी जिसमें अगर हम पेशेंट से बोल रहे हैं कि कोई पोजीशन या पोस्चर हमने उसे बनाने के लिए बोला है तो उसके अपोजिट रिएक्शंस करेगा। इसमें मोटर डिस्टर्बेंस हो रहा है पेशेंट में तो वो कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वो कॉइन्ड द टर्म सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया जो टर्म है ये किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज एमिल क्रेपलिन, ऑप्शन नंबर 3 इज एल्बर्ट एलिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज यूगन ब्लेयर। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यूगन ब्लेयर। यूगन ब्लेयर के द्वारा सीजोफ्रेनिया टर्म दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बाय एक्टिंग ऑन विच न्यूरोट्रांसमीटर डू बेंजोडाइजेपिन रिड्यूस एंजाइटी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो बेंजोडाइजेपिन है वो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पर जाकर वर्क करती है, एक्ट करती है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गाबा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज सीरोटोनिन, ऑप्शन नंबर 3 इज नॉरएड्रेनालिन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डोपामिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट गाबा। गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है इस पर वर्क करती है बेंजोडाइजेपिन एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following abbreviation is used for the step of neonatal resuscitation। यहाँ पर पूछा गया है neonatal resuscitation के steps के लिए कौन सा abbreviation यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज TABC, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज CABT, ऑप्शन नंबर 3 इज ABCT एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ATBC। तो यहाँ पर TABC का फुल फॉर्म है T refers to temperature, A refers to airway, B refers to breathing and C refers to circulation। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फाइन डाउनी हेयर विच कवर द बॉडी ऑफ अ न्यूबॉर्न इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो न्यूबॉर्न की बॉडी में जो फाइन डाउनी हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वर्निक्स कैसियोसा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज लैन्यूगो, ऑप्शन नंबर 3 इज मीलिया एंड ऑप्शन नंबर 4 इज मोटलिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड लैन्यूगो। जो हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं न्यूबॉर्न की बॉडी में, फाइन जो हेयर्स रहते हैं उन्हें लैन्यूगो कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एजेंट इज नॉट यूज्ड इन द केयर ऑफ बर्न वुंड। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा टॉपिकल एजेंट है जो कि बर्न वाले वुंड के लिए यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सिल्वर सल्फाडाइजीन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 10% मैफिनाइड acetate, option number 3 is povidone iodine ointment and option number 4 is selenium sulfide।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 सेलेनियम सल्फाइड। सेलेनियम सल्फाइड जो है ये सेबेरॉइक डर्मेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्कैल्प इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। बाकी यहाँ पर जो भी तीनों मेडिसिन दिए गए हैं ये सभी बर्न वुंड को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following condition is characterized by progressive hypoxia, hypercapnia, hyperperfusion and acidosis in a newborn? यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक न्यूबॉर्न है जिसमें हाइपोक्सिया, हाइपरकैपनिया एंड हाइपोपरफ्यूशन एंड एसिडोसिस के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो कौन सी कंडीशन पेशेंट में हो सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एपनिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एसोफेजिया, ऑप्शन नंबर 3 इज हाइपोक्सेमिया एंड ऑप्शन नंबर 4 इज इस्चीमिया। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड एसोफेजिया। एसोफेजिया की कंडीशन पेशेंट में रहेगी। एसोफेजिया ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल है जो वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी में और इसकी वजह से भी जो न्यूबॉर्न है उसमें हाइपोक्सिया, हाइपरकैपनिया, हाइपोपरफ्यूजन एंड एसिडोसिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्ब्लियोपिया इन चिल्ड्रन? चिल्ड्रंस में एम्बाइलोपिया होने का क्या मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज रिफ्रैक्टिव एरर, ऑप्शन नंबर 3 इज स्ट्रैबिस्मस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ग्लूकोमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रैबिस्मस। यदि पेशेंट को स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन है तो इस कंडीशन में पेशेंट को एम्ब्लियोपिया होने के चांसेस हो सकते हैं। स्ट्रैबिस्मस ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो पेशेंट की आईज रहती है उसमें डिफेक्ट रहता है इस तरीके से जो है। यदि जो पेशेंट है वो सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में देखना चाह रहा है तो वो सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में नहीं देख पाता है, या स्ट्रैबिस्मस को हम हिंदी में भेंगापन भी बोल सकते हैं और इस टाइप का आई डिफेक्ट पेशेंट में प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज कॉमनली सीन विद स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा? यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पेशेंट को स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा की कंडीशन है तो कौन सा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा? ऑप्शंस यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राउंड रेज्ड हर्निएटेड मास ओवर द वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पर हमें एक राउंड मास टाइप का फॉर्म दिखाई देगा, हर्निएटेड मास। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी कंट्रोल बिलो द लेवल ऑफ लीजन। जो लीजन प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर हमें मोटर और सेंसरी कंट्रोल जो रहेगा वो लॉस रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज अ टफ्ट ऑफ हेयर ओवर अ माल फॉर्म्ड वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के ऊपर हमें टफ्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा के सिम्टम्स बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 अ टफ्ट ऑफ हेयर ओवर अ माल फॉर्म्ड वर्टिब्रा। जो वर्टिब्रा रहेगी उसके पीछे जहाँ पर इस तरीके के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेगा, माल फॉर्म्ड वर्टिब्रा प्रेजेंट रहेगी स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा वाली कंडीशन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट प्राइमरी साइट ऑफ रैप्डोमायोसार्कोमा? यदि पेशेंट को रैप्डोमायोसार्कोमा की कंडीशन है तो उसमें प्राइमरी साइट क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रंक एंड रेट्रोपेरिटोनियम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हेड एंड नेक रीजन, ऑप्शन नंबर 3 इज जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एक्सट्रीमिटीज। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड हेड एंड नेक रीजन। जो रैप्डोमायोसार्कोमा है इसका प्राइमरी साइट यदि पूछा जाए तो वो रहेगा हेड एंड नेक रीजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following is not considered a part of classical trade of symptoms seen in tracheoesophageal fistula? यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी पेशेंट को ट्रैकियोइजोफेजियल फिस्टूला की कंडीशन हो तो उसमें कौन से क्लिनिकल सिम्टम प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ट्रैकियोइजोफेजियल फिस्टूला ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ट्रैकिया रहता है वो ईजोफेगस से आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, एबनॉर्मल कनेक्शन रहता है, इसे ट्रैकियोइजोफेजियल फिस्टूला की कंडीशन कहा जाता है।
तो कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कफिंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज चॉकिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज साइनोसिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कोल्ड एंड क्लैमी स्किन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन जो है ये वाला सिम्टम पेशेंट में प्रेजेंट नहीं रहेगा, कि ये सभी सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ हिर्शस्प्रंग डिसीज। यहाँ पर पूछा गया है कि हिर्शस्प्रंग डिसीज के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रेक्टल मैनोमेट्री, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज रेक्टल बायोप्सी, ऑप्शन नंबर 3 इज एब्डोमिनल एक्सरे एंड ऑप्शन नंबर 4 इज बेरियम एनेमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, रेक्टल बायोप्सी। रेक्टल बायोप्सी एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें सक्शन डिवाइस के थ्रू जो भी रेक्टम में सेल्स प्रेजेंट रहती हैं उन सेल्स को कल्चर करने के लिए लिया जाता है और सेल्स में आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो स्पेशल टाइप की ग्लियल सेल्स हैं जो कि हिर्शस्प्रंग डिसीज को कॉज करती हैं वो सेल्स जो है वहाँ पर प्रेजेंट हैं या नहीं है, आइडेंटिफाई करने के लिए रेक्टल बायोप्सी जो है ये की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द टेक्टाइल चैनल कन्वेज अ मैसेज थ्रू। यहाँ पर पूछा गया है ऐसे टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताना है जिसमें हम मैसेज को कन्वे करते टाइम टाइल चैनल यूज किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पोस्चर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज बॉडी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3 इज टच सेंसेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज मोबाइल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, टच सेंसेशन। जब भी टेक्टाइल चैनल की बात हो रही हो तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज टच सेंसेशन। जो यदि हम किसी भी मैसेज को टच सेंसेशन के थ्रू कन्वे कर रहे हैं तो वो टेक्टाइल चैनल के थ्रू कन्वे होगा और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज information overload, option number second is distrust, option number 3 is loud background, option number 4 is values and behavior। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास, ये विश्वास नहीं होगा तो हम जो भी अपना कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे है। ये साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ड्यूरिंग लेबर इज डिटरमाइंड इन रिलेशन टू, कि लेबर के टाइम पर जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट का स्टेशन रहता है वह कैसे डिटरमाइंड किया जाता है, किसके रिलेशन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इलियक स्पाइन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इस्चियल स्पाइन, ऑप्शन नंबर 3 इज इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज इलियक क्रस्ट। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, इस्चियल स्पाइन। जब हम प्रेजेंटिंग पार्ट को डिटरमाइन करते हैं तो जो ये इस्चियल स्पाइन वाला पोर्शन रहता है यहाँ पर जो है हम इसके रिलेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट को डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द कॉमन इनिशियल सिम्टम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन इन ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज। यहाँ पर पूछा गया है ऑन्कोलॉजी आपात स्थितियों में रीढ़ की हड्डी के संपीड़न का सामान्य प्रारंभिक लक्षण क्या होगा। यहाँ पर हमें जो है इनिशियल सिम्टम बताने, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है अगर किसी पेशेंट को, तो ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बैक पेन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज बॉल डिस्फंक्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज ब्लॉडर डिस्फंक्शन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज मोटर वीकनेस। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैक पेन। जब भी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के यदि इनिशियल सिम्टम्स पूछे जाएं, इनिशियल सिम्टम मतलब प्रारंभिक लक्षण, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज बैक पेन। पेशेंट को बैक पेन की कंप्लेंट रहेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यहाँ पर पूछा गया ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज प्रोटियस एंड
ऑप्शन नंबर 3 इज एंट्रोकोकस, ऑप्शन नंबर 4 इज ग्रुप ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ग्रुप ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलाई पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है ग्लोमेरुलाई द्वारा प्रति इकाई समय में फिल्टर किए गए प्लाज्मा की मात्रा कहलाती है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज glomerular filtration rate, option number 3 is urine specific gravity and option number 4 is renal perfusion। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यूनिट टाइम में जितना भी अमाउंट का प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल्स फाउंड इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ बुमन्स कैप्सूल। यहाँ पर पूछा गया है कि जो बुमन्स कैप्सूल में एपिथेलियल लाइनिंग रहती है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रेबिक्यूलाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मेसेंजियल सेल्स, ऑप्शन नंबर 3 इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज पोडोसाइट्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 पोडोसाइट्स। जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं बोमन्स कैप्सूल में उन्हें पोडोसाइट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया इज। यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया में कब फॉर्म की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 1976, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 1977, ऑप्शन नंबर 3 इज 1971 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 1983। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।